नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। कई विकास योजनाओं की रखी नींव। प्रधानमंत्री ने कहा, आंध्र प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की स्पीड विकसित भारत के संकल्पों को भी करेगी पूरा। आंध्र प्रदेश में बिना नाम लिए विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया कटाक्ष। कहा, पहले एक परिवार के नाम पर रखे जाते थे एयरपोर्ट्स के नाम, भाजपा सरकार आने पर टूटी परंपरा। कहा, एनडीए सरकार ने वाल्मीकि, संत रविदास और अल्लूरी सीताराम राजू जैसी हस्तियों के नाम पर हवाई अड्डों का नाम रखकर राष्ट्रीय नायकों को दिया सम्मान। पुणे में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मिला सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा, अजीत डोभाल के योगदान से विदेश नीति को मिली और मजबूती। वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। जुलाई 2026 का जीएसटी संग्रह रहा उत्साहजनक। जीएसटी संग्रह रहा 2.11 लाख करोड़। और बारिश से कहीं बनी आफत तो कहीं राहत। असम में बाढ़ के सुधार रहे हालात, जबकि उत्तराखंड, गुजरात और केरलम में बारिश ने बढ़ाई चिंता। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री ने अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन सहित 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें विशाखापट्टनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही एएसआईपी सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला, 4,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की पवन सौर ऊर्जा की पारेषण प्रणाली का शुभारंभ शामिल रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की स्पीड विकसित भारत के संकल्पों को भी पूरा करेगी। आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। उत्तर आंध्र प्रदेश में बने नए एयरपोर्ट को प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने बीते 12 सालों में अथक प्रयास किए हैं। अब देश में 166 एयरपोर्ट्स हैं, जो साल 2014 में सिर्फ 74 हुआ करते थे। इन हवाई अड्डों की बदौलत देश के कई छोटे छोटे शहरों में भी कनेक्टिविटी मिली है। वहीं प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डों के नामकरण को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार नए बन रहे हवाई अड्डों के नाम देश के महापुरुषों के नाम पर करती है, ना कि सिर्फ एक परिवार के सदस्यों के नाम पर। पहले जब एयरपोर्ट बनते थे तो एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर चढ़ जाते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। हमने पंजाब में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जोड़ा। और साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने निर्णय किया है कि इस नए एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर होगा। आंध्र प्रदेश का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, देश और दुनिया का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, उसे अल्लूरी सीताराम राजू जी के नाम से जनसेवा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बने अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा किया। यह हवाई अड्डा विजयनगरम के भोगपुरम में बना है। ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इसके निर्माण लागत 5,640 करोड़ रुपए है। टर्मिनल का डिजाइन आंध्र प्रदेश की संस्कृति और स्थानीय कलाओं में रचा बसा है। यहाँ चुटिल्लू कॉटेज, आर्को घाटी और फ्लाइंग फिश की झलक को काफी अच्छी तरह से संजोया गया है। यह हवाई अड्डा महान क्रांतिकारी और प्रेरणा पुरुष अल्लूरी सीताराम राजू के नाम से जाना जाएगा। वहीं 13,000 से ज्यादा लोगों ने ढिमसा लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा ढिमसा की प्रस्तुति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गई। ये नृत्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बीच परंपरा का हिस्सा है। मुख्य तौर पर विवाह, त्योहार के अवसरों पर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में कर्नाटक पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। नवंबर 1892 में अपने मैसूरू प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद कुछ हफ्ते एक अनाथालय में रुके, जिसे कालांतर में निरंजन मठ के रूप में जाना गया और आज वहीं पर विवेक स्मारक का निर्माण किया गया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने मैसूरू प्रवास के दौरान यहाँ के समीप सद्विद्या विद्यालय में बच्चों को शिक्षित किया और इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के मैसूरू प्रवास, निरंजन मठ की ऐतिहासिकता और विवेक स्मारक की विशेषता बता रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। भारत भारतीयता के प्रतिमूर्ति युग पुरुष स्वामी विवेकानंद मैसूरू राजघराने के निमंत्रण पर, शेषाद्री अय्यर दीवान के निमंत्रण पर जब मैसूर आए तो राजमहल के निमंत्रण के बाद उन्होंने लंबे समय तक नवंबर 1892 में इस अनाथालय में उन्होंने प्रवास किया। यहाँ पर भगवान शंकर का मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना और आराधना की। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने यहाँ से सटे हुए एक विद्यालय में भी प्रवचन दिया, छात्रों को उन्होंने पढ़ाया, लिखाया और उन्हें संस्कारित किया। हम आपको उस कक्ष में ले चलते हैं जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने प्रवास किया 1892 में, जब वो कई हफ्तों के लिए मैसूर रुके थे। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ पर चरण पादुका रखी हुई है और ये वही कमरा है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने निवास किया था जब उनका मैसूरू का प्रवास था। यहीं से सटे हुए सद्विद्या विद्यालय में वो छात्रों को शिक्षित किया करते थे, उनको प्रवचन देते थे और उनको संस्कारवान बनाने के लिए अपने उपदेश देते थे। स्वामी जी आध्यात्मिकता और आधुनिकता के समन्वय के प्रतीक थे। अनेक वाद्य यंत्रों को वो खुद बजाते थे। यहाँ पर अनेक ऐसे उनके जीवन से जुड़े हुए प्रतीक रखे हुए हैं। यहाँ वो दंड रखा हुआ है जो एक परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण के समय स्वामी विवेकानंद जी देश के कोने कोने में इसी दंड और कमंडल को धारण किए हुए लोगों को आंदोलित करने के लिए लगातार यात्रारत रहते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि शारीरिक व्यायाम करने वाले मुग्दल और डंबल रखे हुए हैं। हमेशा स्वामी जी का ये मानना था कि स्वस्थ शरीर ही राष्ट्र निर्माण में सशक्त रूप से योगदान दे सकता है। इसी स्मारक में अगर आप देखें तो वो पत्र लिखे हुए हैं, जिन पत्रों को अमेरिका में 1893 में शिकागो के धर्म संसद के बाद जब उनका अमेरिका का प्रवास रहा तो वहाँ के अभिभूत पाश्चात्य लोगों ने स्वामी विवेकानंद के लिए जो पत्र लिखे हैं उनको भी यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि विवेकानंद जी के हाथ का लिखा वो पत्र भी है जो उन्होंने तत्कालीन महाराजाधिराज मैसूरू के निधन पर लिखा था के शेषाद्री अय्यर जी को। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो विवेकानंद जी का ये स्मारक जो 1892 में एक अनाथालय के रूप में था, लेकिन प्रवास के बाद आज वो इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। यहीं पर विवेक स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। निरंजन मठ में अवस्थित यह है विवेक स्मारक श्रद्धांजलि है महामनीषी स्वामी विवेकानंद को और समर्पित है कोटि कोटि युवाओं को, ऐसे युवाओं को जिनके लिए स्वामी विवेकानंद ने आह्वान किया था नया भारत गढ़ो। ये समर्पित है उन युवाओं के लिए जो अब विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ
अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, विवेक स्मारक, मैसूरू। दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा कर यहां चल रहे बायो माइनिंग और कचरा निष्पादन कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मंत्री इससे पहले भी राजधानी के लैंडफिल स्थलों का निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दे चुके हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य दिल्ली के तीनों बड़े कूड़े के पहाड़ भलसवा, गाजीपुर और ओखला को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर भूमि का पुनर्विकास करना चाहते हैं। निरीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तय समय सीमा के भीतर लैंडफिल साइट्स का निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में सभी एजेंसीज समन्वय के साथ काम कर रही हैं। ये भलसवा का जो डंप साइट है, ये बहुत पुराना डंप साइट है। 1994 से ये डंप साइट यहाँ शुरू हुआ था। आज इसको 32 साल हो गए हैं, लेकिन बीच में किसी ने इसका ध्यान नहीं किया। और अब हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जब से अनुकूल रूप से एमसीडी और दिल्ली सरकार, भारत सरकार सब ने मिलकर के इसको टेकअप किया है। और बड़ी बात यह है कि पिछले 17 सितंबर को मैंने स्वयं इसको एक प्रकार से टेकअप किया था, इसको गोद भी लिया था। एक कंपनी 1 करोड़ मीट्रिक टन ये मलबा कैसे उठा ले, ये अपने में एक इतिहास बनेगा। और इसमें मैं इतना कह सकता हूँ कि जो नया लेगेसी वेस्ट यहाँ आ रहा है, इसके लिए अलग से टेंडर हुए हैं। आने वाली 7 तारीख को टेंडर खोलेंगे और फिर उसके साथ जो भी कुछ प्रक्रिया होती है पूरा करके 2 महीने में इस नए लेगेसी वेस्ट को भी समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जुलाई 2026 में देश का सकल जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष जुलाई के 1.83 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 15.4% अधिक है। यह लगातार बेहतर कर अनुपालन, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और आयात से मजबूत राजस्व का संकेत माना जा रहा है। घरेलू स्रोतों से जीएसटी संग्रह 1.44 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि आयात से 66,511 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें 28.8% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। जुलाई के दौरान सरकार ने करीब 29,968 करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया। इसके बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 1.81 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 15.8% अधिक है। राज्यवार आंकड़ों में हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने बेहतर प्रदर्शन किया। अप्रैल 2026 के बाद जुलाई 2026 इस वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह रहा, जो अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती और बढ़ती कारोबारी गतिविधियों का सकारात्मक संकेत देता है। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन तक 5.9 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए, जो टैक्स पेयर्स की तरफ से मिले अच्छे रिस्पॉन्स को दिखाता है। हालांकि यह संख्या असेसमेंट ईयर 2024-25 में इसी डेडलाइन तक फाइल किए गए रिकॉर्ड 7.28 करोड़ रिटर्न से कम है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई तक 5.9 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने सभी करदाताओं का धन्यवाद दिया और कहा है कि उनका विश्वास और समय पर किया गया कर अनुपालन भारत की विकास यात्रा को नई गति दे रहा है। देश में डिजिटल भुगतान का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। एनपीसीआई के अनुसार जुलाई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.66 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल की तुलना में 22% अधिक है। इनका कुल मूल्य 29.88 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें 19% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। जुलाई में रोजाना औसतन 76.3 करोड़ ट्रांजैक्शन और 96,383 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया था कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना अप्रैल 2020 में एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी, भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने के लिए विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रही है। इन साझेदारियों के जरिए भारतीय पर्यटक और विदेशों में रहने वाले भारतीय आसानी से सीमा पार डिजिटल भुगतान कर पा रहे हैं। साथ ही साझेदार देशों को भी यूपीआई जैसे रियल टाइम भुगतान प्रणाली और रुपए जैसी घरेलू कार्ड भुगतान व्यवस्था विकसित करने में मदद मिल रही है। फिलहाल यूपीआई संयुक्त अरब अमीरात,
यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है, जिससे वैश्विक फिनटेक क्षेत्र में भारत की मौजूदगी लगातार मजबूत हो रही है। पंजाब में कथित फार्मेसी अफसर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सियासी और छात्र संगठनों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। चंडीगढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि फार्मेसी अफसर भर्ती परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और इससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को डोनर फैसिलिटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मृत अंगदाताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अंगदान का निर्णय लेकर कई लोगों को नया जीवन देने में योगदान दिया। इस अवसर पर गिफ्ट ऑफ लाइफ कैंपेन डिजाइन चैलेंज के विजेता स्कूली विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने पोस्टर और रचनात्मक डिजाइन के माध्यम से एक निर्णय अनगिनत जिंदगियों का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम्स के निदेशक प्रोफेसर निखिल टंडन ने कहा कि अंगदान मानवता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने लोगों से अंगदान के प्रति जागरूक होने और इस जीवनदायी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। जागरूकता बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अब वो हर रोज़ इसमें करना है, तो आज जैसे दिन में यहाँ पे कई सारे लोगों को तो हमने पुरस्कृत भी किया है। साथ ही साथ में बच्चों को पोस्टर कंपटीशन किए हैं, ताकि बच्चों के माध्यम से उनके स्कूलों में और लोगों को ये खबर जाए, उनके परिवारों में जाए, और जितने लोगों को ये पता लगता है तो एटलीस्ट ये जानकारी होनी चाहिए, जानकारी की, और उस जानकारी का फिर हम अगर ऐसा कभी अवसर आता है तो हम उसका फिर उस जानकारी के बेसिस पे एक वार्तालाप शुरू करके अंगदान के बारे में बात करी जा सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर से कटौती की है। आज 1 अगस्त से लागू नई कीमतों के तहत दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 202 रुपए सस्ता हो गया है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 209 रुपए घटाई गई है। लगातार दूसरे महीने हुई इस कटौती से होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की परिचालन लागत में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे पहले जुलाई में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए थे। असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सुरक्षा एजेंसी की कार्रवाई लगातार जारी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर बताया कि असम पुलिस ने 14 संदिग्ध घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि राज्य में घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए लगातार निगरानी और जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज अरुणोदय योजना के तीसरे संस्करण अरुणोदय 3.0 की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य की करीब 37 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। गुवाहाटी के पंजाबाड़ी स्थित श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नए लाभार्थियों के आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ दिया गया है, जिससे सहायता राशि का पारदर्शी और सुगम हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस महीने लाभार्थियों को 1,100 रुपए की जगह 1,250 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल महिला कल्याण के साथ साथ हाल की बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। असम से लेकर केरलम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और गुजरात तक जल भराव, भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। नजर डालते हैं इन राज्यों से आई ताजा तस्वीरों पर। सबसे पहले तस्वीर को जरिए हम आपको बता रहे हैं, शिवसागर से असम, भलेसा जम्मू कश्मीर, भद्रक ओडिशा, कोझिकोड केरलम, सुरेंद्रनगर गुजरात,
तो आपको बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है, लेकिन शिवसागर जिले में दिखो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। वहीं ओडिशा के भद्रक जिले में सलांदी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, कई गांव जलमग्न हो गए हैं। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। वहीं बात केरलम की करें तो केरलम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वागामोन में भूस्खलन की घटना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं कोझिकोड में समुद्र में फंसे 17 मछुआरों को तटीय पुलिस और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचाया। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश के कारण भलेसा में कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश के बाद कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। केरलम के इडुक्की जिले में कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। पिछले 24 घंटे में भारी बारिश और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश जारी है और मध्य जिलों के निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है। वहीं आदिमाली के पास कोच्चि धनुषकोडी नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है और 9 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य में प्रभावित जिलों की संख्या घटकर अब 5 रह गई है। हालांकि मौसम विभाग ने आज असम और पड़ोसी राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। नुमालीगढ़ में धानसिरी दक्षिण नदी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि दिखो नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शिवसागर के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। असम बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट, गोलाघाट और नगांव जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 379 गांवों में लगभग 1.93 लाख लोग अभी भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित जिला चराईदेव है, जहां 77,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके बाद शिवसागर में 63,000 से अधिक लोग और जोरहाट में 34,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 15,430 हेक्टेयर कृषि भूमि अब भी जलमग्न है। वहीं 80 राहत शिविर सक्रिय हैं, जहां लगभग 13,000 लोगों को आश्रय दिया गया है। ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में आज भारत की झोली में एक और पदक आया। महिलाओं के 54 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में भारत की प्रीति पवार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में प्रीति ने कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को सर्वसम्मति से हराया। यह राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मुक्केबाजी में पहला स्वर्ण पदक है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।